आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस पार्ट 4 वाले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन्स। और आपको ये भी बता दूं कि इसके 3 पार्ट्स बन चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप वहां जा करके इसको देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ 8 तक। आज हम लोग पैराग्राफ 9 से स्टार्ट करते हैं। आई रिमेम्बर वन डे पार्टिकुलरली इट वॉज द 24th of December 1932। पंडित नेहरू कहते खास रूप से मुझे जो दिन याद है वो 24 दिसंबर 1932 का दिन याद है। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे। पूरे दिन आंधी तूफान होती रही और वर्षा होती रही। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, और बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ी। ऑल टुगेदर इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज। अगर टोटल मिला के देखा जाए, सब मिला करके देखा जाए, ये सबसे दयनीय स्थिति थी। फ्रॉम द बॉडली पॉइंट ऑफ व्यू, शरीर के दृष्टि से अगर देखा जाए, ये बहुत ही मिजरेबल डेज था। डेट आई हैव स्पेंड इन जेल, जिसको कि मैंने जेल में स्पेंड किया। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप सडनली, और अचानक क्या हुआ कि शाम में जो है आकाश साफ हो गया, अर्थात बादल छट गए। एंड ऑल माई माइजरी डिपार्टेड व्हेन आई सॉ ऑल द नाइबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विथ अ थिक मेटल ऑफ स्नो। अचानक से ये बादल जो थे, ये जो घटा थी, ये छट गया, और जितनी भी मेरी उदासी थी वो सब खत्म हो गई जब मैंने बगल के ही हिल्स और माउंटेन्स को देखा, जो कि बर्फ के मोटी परत से ढकी हुई थी। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे वॉज लवली एंड क्लियर एंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। क्योंकि ये 24 दिसंबर की बात थी और 25 दिसंबर को हम सभी लोगों को पता है कि क्रिसमस डे होता है। और 25 दिसंबर दूसरी सुबह को जब हुई क्रिसमस डे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे मनाया गया। एंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और वो जो आसपास में जो माउंटेन्स थे जो कि बर्फ से ढके हुए थे, वे सभी बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उसका नजारा बहुत सुंदर था। 10 पढ़ते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने नॉर्मल एक्टिविटीज में भाग लेने से रोका। We became more observant of nature's ways, और हम क्या हो गए, बहुत ऑब्जर्वेंट हो गए नेचर के ढंग, मतलब नेचर किस तरह से अपने आप को बदलती है, प्रकृति किस तरह से चलती है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं ज्यादा टाइम देने लगा, अर्थात मोर ऑब्जर्वेंट हम हो गए। We watched also the various animals and insects that come our way। हमने भिन्न भिन्न तरह के जानवर से देखे, इंसेक्ट्स देखे जो हमारे रास्ते में आते थे। एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट आई नोटिस्ड ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन माई सेल और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे ये कह रहे कि जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व करते गया, तो मुझे एक चीज ध्यान में आई कि वहां पर सभी तरह के इंसेक्ट्स उस कोठरी में प्रेजेंट थे, या जो बाहर में जो आंगन टाइप का था, वहां छोटा सा आंगन, वहां पर ये सभी तरह के जीव मौजूद थे। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, डेट वाइल आई कंप्लेन ऑफ लोनलीनेस, कि मैंने महसूस किया जब मैं अपने अकेलेपन की शिकायत करूं, डेट यार्ड, उस यार्ड से विच सीम्ड एम्प्टी एंड डिजर्टेड, जो कि बहुत ही खाली और डिजर्टेड दिखता है। वाज टीमिंग विथ लाइफ, और वो लाइफ से भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा हुआ है कि जब मैं वहां पर, चूंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते थे, तो ये कह रहे हैं कि जब मैं अकेलेपन में होता हूं और जब मुझे अकेलेपन की शिकायत करनी होती, या खुद से जो मुझे शिकायत होती है, ये चीज वहां पर मैंने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि वहां पहले से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि उस कोठरी में रह रहे हैं। ऑल दीज क्रीपिंग और crawling और flying insects live their life without interfering with me in any way। वहां पर सभी तरह के जो मतलब जो रेंगने वाले जीव हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, जो उड़ते हैं, वे सभी
अपना जीवन वहां पर बिताते थे, अर्थात रहते थे, बिना मेरे इंटरफेयर किए हुए। किसी भी तरह से पंडित नेहरू उसको इंटरफेयर नहीं करते। एंड आई सो नो रीजन, और मुझे कोई रीजन भी नहीं दिखता व्हाई आई शुड इंटरफेयर विथ देम, मैं क्यों उससे इंटरफेयर करूं। बट देयर वॉज कंटिन्यूस वार बिटवीन मी एंड बेड बग्स, मॉस्क्यूटोज एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज। कहा कि मैं तो उसे किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन मेरी लड़ाई जो है खटमल से होती थी, मॉस्क्यूटो से होती थी, और कुछ हद तक मक्खियों से भी लड़ाई होती थी। वास्प एंड हार्नोट्स आई टॉलरेट एंड देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल। क्या कहा कि मैं वास्प एंड हॉर्नट्स को तो टॉलरेट कर ही रहा था, जिसकी संख्या 100 में थी, और वो सारे जो थे हमारी कोठरी में मौजूद थे। देयर हैड बीन ए लिटिल टिप बिटवीन अस व्हेन इन एडवर्टेंटली आई थिंक, कि एक हम लोगों के बीच एक थोड़ा सा झगड़ा था कि व्हेन इन एडवर्टेंटली आई थिंक, जब मैं अनजाने में सोचता, ए वास्प हैड स्टंग मी, और अनजाने में क्या हुआ कि मुझे एक वास्प जो है वो छोटा जीव आकर के डंक मार लिया। इन माई एंगर, मेरे गुस्से में, आई ट्राई टू एक्सटरमिनेट द लॉट, जितने भी हैं, और मुझे लगता था कि सबका नाश कर देना चाहिए, मतलब ये अनजाने में सोचते थे अगर ऐसा होगा तो। बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्पोररी होम, लेकिन उस टेम्पोररी होम में भी अपनी रक्षा के लिए वे सारे जीव, जो छोटे छोटे जीव थे, वो एकदम तैयार रहते थे फाइटिंग करने के लिए। विच प्रोबेबली कंटेन देयर एक्स, जिसमें कि उसके एक्स भी रहते थे, मतलब उसके साथ। एंड आई डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस इफ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी एनी मोर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो तरह की बातें हैं। एक बात है कि कभी कभी उसके मन में आता था कि अगर अनजाने में अगर हमको वो काट ले तो मैं उसके साथ ये करूंगा, लेकिन फिर क्या होता था कि पंडित नेहरू के मन में आता था, चलो भाई इसको छोड़ देते हैं, शांति से रहे। हाँ, और जब वो मुझे इंटरफेयर नहीं करते तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं उसको। फॉर ओवर अ ईयर, बहुत वर्षों के बाद, आफ्टर डेट, उसके बाद, आई लिव्ड इन द सेल सराउंडेड बाय दीज वास्प एंड हॉर्नेट्स। मैं जेल में रहता था, अर्थात उस कोठरी में रहता था जो घिरा हुआ था वास्प एंड हॉर्नेट से। एंड दे नेवर अटैक्ड मी, और उसने मुझ पर कभी भी अटैक नहीं किया। एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, तो वहां पर बहुत वर्षों तक पंडित नेहरू रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को अटैक नहीं किए। कहने का अर्थ, पंडित नेहरू को वो वास्प और हॉर्नेट्स जो थे कभी भी पंडित नेहरू के अटैक नहीं किए, और ऐसा लगता था जैसे कि वे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो। बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू इंड्योर देम। चमगादड़ जो मुझे पसंद नहीं आता था, बट आई हैड टू इंड्योर देम, लेकिन मुझे उन्हें सहना पड़ता था। दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क। वे जो बैट्स थे वो मतलब बिना आवाज किए हुए सूर्यास्त के समय उड़ते थे, चमगादड़। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई। कोई भी देख सकता था कि वो डार्कनिंग स्काई के विरुद्ध मतलब चलता है। येरी थिंग्स, भयानक थिंग्स ये है कि आई हैड हॉरर ऑफ देम। जब वो चलता था तब मतलब उनसे हमको डर लगता था, मतलब पंडित नेहरू को। दे सीम्ड टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस। वे कभी कभी मतलब मेरे फेस के भी करीब आ जाता था। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड, और मैं हमेशा डरा रहता था, डेट दे माइट हिट मी, कहीं वो मुझे हिट न कर दे। हायर अप इन द एयर पास द बिग बेट्स द फ्लाइंग फॉक्सेस। मतलब वो जैसे ऊंचा होता था तो ऐसा लगता था कोई फ्लाइंग फॉक्सेस उड़ रहा हो। आई यूज टू वॉच द आंट्स एंड द व्हाइट आंट्स एंड अदर इंसेक्ट बाय द आवर। मैं देखा करता था चींटी को, व्हाइट चींटी को, और दूसरे भी प्रकार के जो जीव थे घंटों घंटों तक देखा करता।
and the lizards as they crept about in the evenings and skulked their play and chased each other. तो वहां जो है लिजार्ड भी कभी कभी रेंगते थे शाम में, और उसका जो शिकार होता था उसका भी पीछा करता था. वेगिंग देयर टेल्स इन अ मोस्ट कॉमिक फैशन. लिजार्ड की जो पूंछ थी वो कॉमिक फैशन में हिलाते थे, मतलब लिजार्ड छिपकली हिलाती थी. ऑर्डिनरी दे अवॉइडेड वास्प, मतलब अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो वो वास्प को रोकते थे, वो छोटे छोटे ततैये जो हुआ करते थे वहां पे. बट ट्वाइस, लेकिन 2 बार, आई सॉ देम स्टाल्क देम विद इनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट. मैंने 2 बार देखा कि उसका वो क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, और उस पीछा करने में भी एक केयर था, और उसको जाकर के आगे से जब्त कर लेता था. मतलब वो जो लिजार्ड्स था, वो लिजार्ड्स आगे से जाकर के वो छोटे छोटे जीव को जाकर के यूं कह लीजिए कि निगल जाता था आगे से जाकर के. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल. मैं नहीं जानता कि ये जो डंक मारने से रोकने के लिए जो रुकावट पैदा करती थी छिपकली, वो जानबूझ करके कर रहे थे या फिर यूं ही ऐसे ही मतलब कर लेती थी. तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे. तो जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो